हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 द मुगल्स। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो कि है मुगल्स उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हु वर द मुगल्स, यानी कि मुगल्स कौन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineages of ruler. From their mother sides, they are descendants of Genghis Khan, died 1227, and the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. From their father's side, they were the successor of Timur, died 1404, the ruler of Iran, Iraq, and modern day Turkey. However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongols competitors. On the other hand, the Mughals were proud for their Timurid ancestors, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. They celebrate their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur and himself. तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या बता रहे हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मुगल्स कौन होते थे। तो देखिए, मुगल्स को वो होते थे कि जो मुगल्स हैं उन वो अपनी मदर साइड, यानी कि जो मुगल हो गए उनकी माँ कहाँ की थी, उनकी मदर साइड गेंगीज खान से बिलोंग करती थी। गेंगीज खान एक रूलर था मंगोल का, एशिया का और चाइना का, जो कि 1227 में ख़त्म हो गया था, मर गया था। ठीक, उसको क्या, वो वहाँ का रूलर था गेंगीज खान, और फादर साइड से अपने पिता के एंसेस्टर थे उनके मोहम्मद तैमूर। ठीक, तो तैमूर क्या था कि वो तैमूर जो था वो 1404 में ख़त्म हो गया था, और ये रूलर था ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की में। ठीक है, तो वो लोग जो मुगल्स थे वो एकदम पसंद नहीं करते थे कि उनको गेंगीज खान के एंसेस्टर माना जाए। क्यों नहीं पसंद करते थे? क्योंकि जो गेंगीज खान था उसके नाम के साथ जुड़े हुए थे मैस्कर, यानी कि मतलब कि बहुत सारे नरसंहार, यानी कि उसने बहुत सारे इंसानों को मरवाया था। इसलिए क्या वो लोग ये नहीं चाहते थे कि उनका नाम किससे जोड़ा जाए, उनका नाम गेंगीज खान से जोड़ा जाए, और वो ये पसंद करते थे कि उनका नाम तैमूर के साथ जोड़े, क्योंकि तैमूर जो थे वो क्या थे, तैमूर ने 1398 में ही क्या दिल्ली को पूरा कवर कर लिया था, यानी कि पूरा कंट्रोल में कैप्चर कर लिया था दिल्ली को 1398 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मुगल मिलिट्री कैंपेन। तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर 1526 to 1530 succeeded to the throne of Fergana in 1494 when he was only 12 years old. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. After years of wandering, he seized Kabul in 1504. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यानी कि अगर मुगल के बारे में जाने तो इंडिया में सबसे पहले मुगल कहाँ से आए थे। तो इंडिया में जो सबसे पहले मुगल आए थे वो था बाबर। उसका नाम क्या था, बाबर नाम था। एक बाबर और सुनते होंगे, वो पाकिस्तान का कैप्टन है, मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन, वो बाबर आजम है। ये एक अलग बाबर है। ठीक है, ये हिस्ट्री वाला बाबर है। तो ये जो बाबर आया ये एक मुगल एम्परर था। ठीक है, तो ये 1526 में मुगल एम्परर बना यहाँ पर, और 1530 में मर गया। ठीक, तो इसने क्या कहा था कि ये बाबर यहीं पे थोड़ी ना था, ये बाबर था अफगानिस्तान का। ठीक, और अफगानिस्तान में एक जगह है फरगना। फरगना को क्या इसने जीता था 1494 में, जब वो खाली 12 साल का ही था। और फिर इसको क्या कर दिया गया कि इसको फरगना से भगा दिया गया। क्यों भगा दिया गया? क्योंकि वहाँ पे अब उज़्बेक्स के लोग आ गए थे, मंगोल ग्रुप आ गए थे, उज़्बेक ग्रुप आ गए थे, तो उन्होंने इसको भगा दिया। तो ये 1504 में इसने जो काबुल है उसको कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया। और 1526 में जो तब यहाँ भारत, जब दिल्ली के एक सुल्तान थे जिनका नाम इब्राहिम लोधी था, उसको हरा दिया। इब्राहिम लोधी को हराने के बाद क्या किया कि यहाँ दिल्ली में आके खुद राज करने लगे। ठीक,
अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मुगल ट्रेडिशंस इन सक्सेशन। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोगेनिचर वेयर द एल्डर सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। they Instead they followed the Mughal and Timurid customs of co-parency, inheritance, or a division of the inheritance amongst all the sons. Which do you think is a fairer डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस, प्राइमोगेनिचर और कोपेरेंसी? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे जो मुगल्स थे वो ये इसमें विश्वास करते थे कि जो मतलब कि जो मुगल्स थे वो प्राइमोगेनिचर को नहीं मानते थे, वो कोपेरेंसी को मानते थे। अब प्राइमोगेनिचर कोपेरेंसी क्या होता है, तो देखिए प्राइमोगेनिचर मतलब कि अब जैसे एक कोई जैसे एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, उसकी जैसे खूब सारी संपत्ति है, खूब सारी जायदाद है, ज़मीन है, ठीक। फिर जब वो मरेगा तो उसकी सारी ज़मीन जायदाद संपत्ति सब उसके बेटे के नाम आ जाएगी, है ना, ऑटोमेटिकली। तो ये होता है प्राइमोगेनिचर, ठीक। यानी कि अब बड़े बेटे के नाम आ जाएगी। अब जैसे बहुत बड़ा अमीर है, उसके 4 बेटे हैं, और बड़े बेटे को क्या पूरी संपत्ति ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके मरने के बाद, तो इसको प्राइमोगेनिचर बोला जाता है, ठीक है। और को पेरेंसी में क्या कहते हैं कि वो जब मरेगा तो उसकी सारी संपत्ति उसके चारों बेटों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, तो इसको को पेरेंसी कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द मुगल्स रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स who refused to accept their authority. But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajputs are a good example of this. Many of them married their daughter into Mughal families and received high position, but many resisted as well. The Sisodia Rajput of Mewar refused to accept Mughal authority for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands Watan back as assignment Watan Jagir. The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains, but it was difficult to keep his balance all the time। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे मुगल्स के रिलेशन बताए जा रहे हैं। तो देखिए जो मुगल्स थे वो बार बार मुगल्स रूलर जो थे वो कैंपेन करते थे, ठीक। दूसरे रूलर्स को क्या करते थे कि आप यहाँ पे अपना राज्य हमारे राज्य में मिला लीजिए, हम आपको क्या पोजीशन देंगे अच्छी अच्छी। तो बहुत सारे जो रूलर्स थे, राजपूत रूलर्स थे पुराने टाइम के, वो सब इन मुगल रूलर से जाकर के मिल जाते थे। मिलने के बाद क्या करते थे, मिलने के बाद अपनी जैसे राजपूत डॉटर है तो वो मुगल्स रूलर्स के यहाँ क्या उनकी शादी करा देते थे, है ना। तो ऐसा यहाँ पे सीन होता था। और इसके बाद क्या करते थे, जैसे उनकी डॉटर शादी हो गई तो वो अपना राज उससे मिला देते थे, और मुगल सल्तनत में आकर के बड़ी दिल्ली सल्तनत में आकर के बड़ी पोजीशन ले लिया करते थे। लेकिन एक राजपूत और थे, जो कि कौन थे, जो कि कहाँ के, मेवाड़ के राजपूत थे, मेवाड़ के। उन्होंने ये मना कर दिया कि सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, उन्होंने मना कर दिया कि हम ये सब तुम्हारा नहीं करेंगे, और उन्होंने बहुत टाइम तक लड़ाई लड़ी। फिर वो हार गए। उसके बाद क्या, फिर उनको ऑनरेबली फिर से क्या करना पड़ा, उनको अपना राज मिलाना पड़ा। लेकिन फिर जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, जैसे वो मिले तो उन्होंने अब जितना भी उनकी ज़मीन थी वो उनको वापस कर दी, और वापस करने के बाद क्या किया कि उनको अपनी पोजीशन भी दे दी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। तो इसे भी हम लोग क्या स्टार्ट कर लेते हैं। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू encompasses different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people from a small nucleus of Turkish nobles, Turanis. They expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajput, Marathas, and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as Mansabdar. The term Mansabdars referred to an individual who holds a Mansab, meaning a position or a rank. It was a grading system used by the Mughals to fix first rank, second salary, third military responsibilities. Rank and salary were determined by the numerical value called Zat. The higher the Zat,
The more prestigious was the noble's position in court and the larger his salary. The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of sawar or cavalrymen. The Mansabdar brought his cavalrymen for review, got them registered their horses branded, and then received money to pay them as salary. Mansabdars received their salaries and revenue assignments called Jagirs, which were somewhat like Iqtas. But unlike Muktis, most Mansabdars did not actually reside in or administer their Jagir. The only had right to the revenue of their assignment, which was collected for them by their servants, while the Mansabdars themselves served in some other parts of the country. In Akbar's region, these Jagirs were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of Mansabdar. By Aurangzeb's reason, this was no longer the case, and the actual revenue collected was often less than the granted sum. There was also a huge increase in the number of Mansabdars, which meant a long wait before they received a Jagir. These these and other factors created a shortage in the number of Jagirs. As a result, many Jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had a Jagir. Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his reign, and the peasantry therefore suffered tremendously. तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे जो जैसे रूलर्स हो गए, मुगल्स हो गए, इनकी जो जायदाद हो गई, जाट हो गई, इनको संभालने के लिए क्या इनको लोग चाहिए होगा। तो इन्होंने किसको बना दिया, इन्होंने मनसबदार और जागीरदार बना दिए। तो मनसब मतलब कि जाट जमीन जिसके पास होती है, जो मिलिट्री को रखता था, और जागीरदार मतलब कि जो जमीन जायदाद का क्या हिसाब रखता था। तो ये जो जैसे औरंगज़ेब आया तो अकबर के समय चला, और औरंगज़ेब ने आके यहाँ पे सारा सिस्टम क्या बदल दिया, यानी कि इनकी जो सैलरीज हो गई उसको क्या बिल्कुल ही कम कर दिया, और यहाँ पे सारा जो सिस्टम था, जो कि बना बनाया सिस्टम था, उसको क्या पूरा ख़राब कर दिया। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है जब्त एंड ज़मींदार। ठीक, the main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. In most places, peasants paid tax through the ruler elites, that is, the headman or the local chieftains. The Mughals used one term zamindars to describe all intermediaries, whether they were local headmen of villages or powerful chieftains. Akbar's revenue minister Todarmal carried out a careful survey of crop yields, prices, and areas cultivated for a 10 years period 1570 to 1580. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was known as ZAP. It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very careful accounts. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. In some of areas, the zamindar exercised a great deal of power. The exploitation by Mughal administrators could drive them to rebellion. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebelling against Mughal authority. These peasants' revolts challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब्त और ज़मींदार कैसे बनाए जाते थे। तो जो अकबर थे, तो अकबर के क्या एक मिनिस्टर थे। कौन से मिनिस्टर थे? रेवेन्यू मिनिस्टर थे, जिनका नाम टोडरमल था, जो कि सारे क्रॉप यील्ड्स ये सब क्या, यही सब क्या इनको देखना पड़ता था। क्या देखते थे? देखो,
जैसे क्रॉप हुई कि नहीं हुई इस साल मिट्टी, यानी कि जितने भी सब रिलेटेड थे सब इन्होंने बना रखे थे, सारे मिनिस्टर बना रखे थे। और ऐसे एक नहीं, कई सारे मिनिस्टर बना रखे थे, ठीक है। और एक मिनिस्टर के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर, एक तो हेड मिनिस्टर, फिर हेड मिनिस्टर मिनिस्टर के नीचे चीफ टेंस, ऐसे बहुत सारे जो मिनिस्टर्स थे, बहुत सारे जो लोग थे, वो क्या, वो सारे काम पर लगा रखे थे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। तो इसे स्टार्ट करते हैं। The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. International travelers described it as the fabled land of wealth. But these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. The inequalities were glaring. Documents from the 20th year of Shah Jahan's region inform us that the highest ranking Mansabdars were only 445 in numbers out of a total of 8,000. This small number, a mere 5.6% of the total number of Mansardar, received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers. The Mughal emperors and their Mansabdar spent a great deal of their income on salaries and goods. The expenditure benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce, but the scale of revenue collection left very little for investment in the hands of the primary producers, the peasants and the artisans. The poorest amongst them lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional resources, tools, and supplies to increase productivity. The wealthier peasantry and artisanal groups, the merchants and the bankers profited in the economic world. The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. As the authority of Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the regions. They constituted new dynasties and held the command of provinces like Hyderabad and Awadh, although they continue to recognize the Mughal emperor in Delhi and their master by the 18th century. The provinces of the empire had consolidated their independent political identities. तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे टोटल 445 नंबर थे टोटल मनसबदार के। ये सब रिसीव करते थे 61.5%, यानी कि जितना अम्पायर्स में जितना पैसा आता है उसका 61.5% मनसबदार और 5.6% कितना ये जो हमारे ये टोटल नंबर था उतने थे। ये पूरे टोटल नंबर में 5.6% है, और जो नंबर कम रिसीव करते थे वो 61.5% था। यानी कि जब औरंगजेब को इसके बारे में पता चला तो औरंगजेब को लगा तो हम लोगों को डुबा रहा है, तो उन्होंने क्या करा, औरंगजेब ने इसको हटा दिया। तो अब हटाने से क्या हुआ, अब जैसे ही इन्होंने हटाया तो उन्होंने क्या करा कि जो हमारे मनसबदार, मतलब कि जिनको हटाया गया, मनसबदार को हटाया गया, जागीरदार को हटाया गया, तो उनके पास इतना पैसा आ चुका था कि उन्होंने अपनी एक नई डायनेस्टी बना ली। और जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मुगल एम्पायर में बहुत सारे जो बहुत सारे से जितने भी क्या छोटे छोटे राज्य मिले थे, छोटी छोटी जगह मिली थी, उन सब के राजा आ गए थे, ठीक है। तो वो इतना पैसा वो लोग कमाने लगे थे मनसबदार लोग, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना राज्य को जो उनका पार्ट था उसको डेवलप करने लगे। और जैसे उन्होंने इनको मनसबदार से हटाया, बोला ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और अपना नया राज अलग ले गए। और अलग लेने के बाद क्या करा, अलग लेने के बाद वहाँ पे जा कर के अपना ही रूल करने लगे।
तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि मैच द फॉलोइंग, ठीक, और ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और यहाँ पे कुछ रिटर्न वाले हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इन्हें पढ़ लेंगे, ठीक है। इन्हें हम लोग अपने आप से करेंगे। और आज की इस वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।